हेलो गाइस। आज डायनामिक्स ऑफ ए पार्टिकल लेक्चर 3। आज कौन सा था? आज थर्ड लेक्चर है। आज हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, बेसिकली ट्रिक्स जो होती हैं वो सीखने वाले हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अभी तक स्टार्टिंग के चैप्टर्स में मैंने आपको थ्योरी ज़्यादा बताई है और ट्रिक्स कुछ खास नहीं थी, क्योंकि कुछ होती नहीं है, वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थ्योरी से हो जाते हैं। डायनामिक्स में आके फाइनली अब हम कुछ ट्रिक्स सीखेंगे जो कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आसान से हो जाता है बेसिकली क्वेश्चन। तो ये जो ट्रिक है, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उससे ट्रिक सिखाऊंगा मैं आपको। तो ये हमारा प्लेन ग्राउंड है, नॉर्मल। एक डब्बा रखा हुआ है, एक और डब्बा रखा हुआ है, दोनों डब्बे आपस में टच कर रहे हैं बेसिकली। इस डब्बे का वेट 6 kg है, इसका 4 kg है। इस पे इधर की साइड फोर्स लग रही है 100 न्यूटन की। इस स्मॉल डब्बे पे फोर्स लग रही है इधर की साइड 60 न्यूटन की। तो आपसे पूछा गया है कि एक्सीलरेशन क्या होगी इस डब्बे, दोनों डब्बों की एक्सीलरेशन पूछिए बेसिकली। तो पहले नॉर्मल तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा दोनों डब्बों की एक्सीलरेशन सेम होगी, और इधर 100 है, इधर 60 है, तो 40 टोटल इधर लग रही है कुछ। अगर आप ऐसे देख सकते हो तो इधर की साइड मान लेता हूँ एक्सीलरेशन ऐसे होगी, ए एक्सीलरेशन कुछ मान लेता हूँ ऐसे होगी, और दोनों डब्बों की सेम होगी। ये आपको दिख रहा है क्योंकि दोनों डब्बे आपस में टच में है। तो अगर ये इधर चलेगा और ये भी इधर ही चलेगा, राइट, दोनों मिलकर चलेंगे ना, तो सेम एक्सीलरेशन होगी दोनों की। और ये तो ये पहला स्टेप मैंने ये माना, तो ये बात समझ में आनी चाहिए, लॉजिकल बात है, इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, दिखना चाहिए आपको कि दोनों की सेम एक्सीलरेशन होगी। डायरेक्शन किसी भी मान सकते हो, मुझे दिख रहा है कि इधर होगी तो मैंने ये वाली मान ली, आप उल्टी भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर जो आएगा। तो अगर आप जिधर भी एज्यूम करोगे अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब डायरेक्शन उल्टी है उससे। तो आप कहीं पे भी एज्यूम कर सकते हो, मैं इधर राइट साइड एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि राइट साइड ही होगा आंसर, इसलिए। ओके। तो अगर मैं इस डब्बे का FVD बनाता हूँ 6 kg वाले का, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं, सबसे पहला स्टेप FVD बनाओ। तो FVD बनाता हूँ, इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, 100 न्यूटन फोर्स ऐसे लग रही है, नीचे की साइड लगेगी 60 न्यूटन वेट वाली बेसिकली 6 × G। ऊपर की साइड एक, इस वाली सरफेस को मैं क्या कहता हूँ 2 नाम दे देता हूँ, इस वाली को 3 नाम दे देता हूँ, जो ये 4 और वो वाली है, और 6 और इसे 1 नाम दे देता हूँ। 3 सरफेसेस कांटेक्ट में, 6 और 4 kg वाली सरफेस का कांटेक्ट मैंने 1 दे दिया, 6 और ग्राउंड वाली का 2 दे दिया, 4 और ग्राउंड वाली को 3 दे दिया। तो ऊपर की साइड एक N2 लग रही होगी जो कि ग्राउंड लगा रहा होगा 6 kg वाले ब्लॉक पे, और ऐसे एक फोर्स लग रही होगी N1 जो कि 4 kg वाला ब्लॉक 6 kg वाले ब्लॉक पे लगा रहा होगा। ओके, पहला स्टेप FVD बना दिया। दूसरा स्टेप एक्सीलरेशन बॉडी डायग्राम बनाओ। बेसिकली 6 kg की मुझे एक्सीलरेशन शो करनी है, तो मुझे पता है इसकी एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में ऐसे शो कर दी। थर्ड स्टेप क्या होता है कि एक्सिस लो पैरेलल टू द एक्सीलरेशन और परपेंडिकुलर टू द एक्सीलरेशन ले ली। उसके बाद क्या होता है, तो मतलब हमारी एक्सिस ये हो गई, ठीक है। उसका अगला स्टेप क्या होता है कि जो एक्सीलरेशन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, बोलो तो ये वाली डायरेक्शन है, इसमें क्या है इक्विलिब्रियम है, F net 0 है, तो ऊपर वाली नीचे वाली की इक्वल होंगी। तो क्या आएगा यहाँ से N2 हमारा कितना आएगा 60 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ओके, देन ये क्या होता है एक्स डायरेक्शन में अलोंग द एक्सीलरेशन क्या होता है कि जो F net होता है अलोंग द एक्सीलरेशन वाली डायरेक्शन वो इक्वल होता है M × A के। तो अगर अलोंग द एक्सीलरेशन आप देखोगे तो 100 इधर की साइड है और N1 इधर की साइड है, तो 100 माइनस का N1 इक्वल्स टू M × A। ये वाली इक्वेशन बन गई आपकी। तो ये आपको किससे बनाया, ये 2 इक्वेशन आई आपकी कहाँ से, बेसिकली फ्रॉम दी फर्स्ट ब्लॉक। अब 4 kg वाले ब्लॉक का FVD बनाते हैं हम, 4 kg वाले ब्लॉक का FVD बनाते हैं। तो इस पर 60 न्यूटन फोर्स ऐसे लग रही है, 60 न्यूटन फोर्स ऐसे लग रही है, एक N1 फोर्स ऐसे लग रही है जो कि 6 kg और 4 kg वाली सरफेस है कॉन्टैक्ट में, वो N1 लगा रहा है। नीचे की साइड 40 लग रही है वेट वाली फोर्स बेसिकली 40 न्यूटन, और ऊपर की साइड एक N3 लग रही है जो कि ग्राउंड लगा रहा है इस पे, और इसकी एक्सीलरेशन किधर है, सेम इधर की साइड है एक्सीलरेशन A। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम करेंगे। पहला स्टेप FVD बनाया, दूसरा स्टेप एक्सीलरेशन ली, तीसरा स्टेप एक्सिस लो अलोंग द एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू द एक्सीलरेशन, तो सेम यही वाली एक्सिस हो गई। उसके बाद अगला स्टेप में क्या करते हैं, परपेंडिकुलर वाले में इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लगा दो बेसिकली कि F net 0 कर दो, तो ऊपर वाली डाउन वाली के इक्वल होगी, तो N3 किसके इक्वल होगा 40 न्यूटन के इक्वल होगा। ओके, और इधर फिर क्या करते हैं, अलोंग द एक्सीलरेशन वाली में न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगाते हैं कि जो F net होगा अलोंग द एक्सीलरेशन वो M × A होगा। तो अलोंग द एक्सीलरेशन बोले तो N1 माइनस का 60
इक्वल्स टू m टाइम्स a, 4 इंटू a। ये दो इक्वेशन बनी। तो ये तो आपको पता ही था, ये भी आपको पता ही था। इन दोनों इक्वेशन से आपका n1 और a निकल जाएगा। तो अगर आप सॉल्व करोगे, दोनों को ऐड करोगे, तो ये n1 से n1 कट जाएगा, तो 100 माइनस का 60 इक्वल्स टू 6a प्लस 4a, बोले तो 10a। तो ये 40, तो a इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा, राइट। इन दोनों को इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया, तो 100 माइनस n1 प्लस n1 माइनस 60, n1 से n1 कैंसिल हो गया, 100 माइनस 60 बचा, 6a प्लस 4a 10a हो गया। तो ये 100 में से 60 गया 40, 10 टाइम्स 4 इसको 40, तो 4 आंसर आ गया। तो ये आ गई आपकी एक्सेलरेशन। और अगर आप एक्सेलरेशन कहीं पे भी डालते हो तो आपको नॉर्मल आ जाएगा। 4 यहाँ पे डालोगे तो 4 4 जा 16 प्लस 60, तो n1 बेसिकली आपकी आ जाएगी 76 न्यूटन। तो n1 भी आ गया और एक्सेलरेशन भी आ गई। तो आपके क्वेश्चन ये आपका, ये हमने क्या, ये वाला क्वेश्चन था बेसिकली सिंपल क्वेश्चन था एफ एस को में लगा के, जो हमने लास्ट लेक्चर के हिसाब से भी कर सकते थे। अभी तक इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाई। तो अब हम ट्रिक लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिक क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मतलब कॉन्सेप्ट है बेसिकली। क्या कॉन्सेप्ट है? सिस्टम का, सिस्टम ऑफ मासेस। ओके, सिस्टम ऑफ मासेस इस कॉन्सेप्ट का नाम है। तो सिस्टम ऑफ मासेस क्या कहता है कि दो टाइप की फोर्सेस होती हैं। एक होती है इंटरनल फोर्स, और एक होती है एक्सटर्नल फोर्स। अभी समझाऊंगा, एग्जांपल से समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हल्का सा थ्योरी बोल देता हूँ, फिर एग्जांपल से करूँगा। तो सिस्टम ऑफ मासेस कहता है कि दो टाइप की फोर्सेज होती हैं, एक इंटरनल फोर्स होती है, एक एक्सटर्नल फोर्स होती है। तो इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इफ अ फोर्स, अगर कोई फोर्स इज विद इन ए सिस्टम, अगर कोई फोर्स सिस्टम के अंदर है तो वो क्या होती है? इंटरनल फोर्सेस होती है। और अगर क्या है, आउटसाइड द सिस्टम है, एक्सटर्नल है बेसिकली, आउटसाइड द सिस्टम, तो क्या होती है? वो एक्सटर्नल फोर्स होती है। तो ये इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स की डेफिनेशन है कि अगर फोर्स सिस्टम के अंदर है तो इंटरनल, अगर फोर्स सिस्टम के बाहर है, आउटसाइड है, तो एक्सटर्नल। अब ये सिस्टम क्या होता है? ये तो स्टार है ना, सिस्टम के अंदर, सिस्टम के बाहर कह रहा हूँ। सिस्टम क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन आएगा सबके दिमाग में, तो वो अभी मैं आपसे एग्जांपल से दिखाऊंगा सिस्टम क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये तो सिस्टम ऑफ मासेस की थ्योरी समथिंग क्या कहती है कि अगर कोई फोर्सेस जो इंटरनल फोर्सेस है, जब हम एफवीडी बनाते हैं तो हम इंटरनल फोर्सेस को क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर, सिर्फ जो एक्सटर्नल फोर्सेस है ये इंपॉर्टेंट है जब हम एफवीडी बनाते हैं। तो अगर हम कोई सिस्टम कंसीडर करते हैं, कैसे कंसीडर करते हैं, क्या होता है सिस्टम, वो भी हल्का सा आगे बता दो। ठीक है, तो हम कोई सिस्टम कंसीडर करते हैं तो उसमें कुछ इंटरनल फोर्सेज होंगे उस सिस्टम में, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेज होंगे उस सिस्टम में। तो जब आप उस सिस्टम का एफवीडी बनाओगे तो आप इंटरनल फोर्सेज को इतने ध्यान से नहीं देखोगे, उन्हें इग्नोर कर दोगे और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेज पे फोकस करोगे। तो एफवीडी में, सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्सेज इंपॉर्टेंट होती हैं, इंटरनल फोर्सेज इंपॉर्टेंट नहीं होती। ये हमारी कुछ थ्योरी है। अब ये क्वेश्चन में कैसे सॉल्व होती है वहाँ वो देखते हैं। तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया था उससे ही देखते हैं। तो आपको क्या था, ऐसा था कि ये 6 था, ये 4 था, लाइक केजी ये था आपका। तो मैं क्या, यहाँ पे हमारा क्या था, हमने इस पिछले वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था कि हमने 6 kg वाले ब्लॉक को एक सिस्टम माना था, 4 kg वाले ब्लॉक को दूसरा सिस्टम माना था, इन पे जो एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाई होती है वो किया था और क्वेश्चन सॉल्व किया था, राइट। लेकिन हम इसकी तरह, इसकी वजह किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। इसकी जगह मैं इसे ऐसे कंसिडर कर सकता हूँ कि ये 6 और 4 kg का ब्लॉक नहीं है, बल्कि एक बड़ा ब्लॉक है, ऐसा कुछ कह सकता हूँ मैं। मतलब सिर्फ मैं डायग्राम इसलिए दिखाऊँ ताकि आपको दिख रहा है। और ये 10 kg का ब्लॉक है। मैंने सिस्टम माना, सिस्टम इस बार मैंने किसे माना, इन दोनों को इंडिविजुअली सिस्टम में माना, इन दोनों को कंबाइन करके इस पूरे, ये जो पूरा ये ब्लॉक है, इस पूरे ब्लॉक को एक 10 kg का सिस्टम मान लिया। ओके, तो यहाँ पे अब इस एरो से इस एरो, इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाने में ऐसे सिस्टम में कैसे मान सकता हूँ, एक कंडीशन लगेगी बस, इफ रिलेटिव एक्सीलरेशन बिटवीन, जिन दो बॉडीज को कंबाइन करके आपने सिस्टम माना है, बिटवीन 2 बॉडीज, और मोर भी कर सकते हो, सिर्फ 2 ही बॉडी नहीं, 3-4 बॉडी सबको कंबाइन कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि रिलेटिव एक्सीलरेशन दोनों के इज 0।
तो उन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इस वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम ए सेम इस डायरेक्शन में, तो क्योंकि दोनों का सेम एक्सेलरेशन है और सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो उन दोनों के बीच में अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करूँगा तो ऑफकोर्स जीरो है ना। तो इस वजह से इस कंडीशन के बेसिस पे मैं इन दोनों को एक कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूँ। तो ये 10 kg का सिस्टम हो गया। तो अब क्वेश्चन हमारा सिंपल हो जाता, हमें एक्सेलरेशन और नॉर्मल फोर्सेज निकालनी थी। तो अब जो ये नॉर्मल फोर्सेज होती है N1 वाली, वो इंटरनल फोर्सेज बन चुकी होती, राइट। तो उसे मैं इग्नोर कर देता क्वेश्चन में। तो मेरा क्वेश्चन में जाता है कि इधर 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इधर 60 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो मैं वाई डायरेक्शन को भी कंसिडर नहीं कर रहा इस क्वेश्चन में। टोटल तो मुझे पता चलता, तो ओवरऑल नेट फोर्स कितनी है, 40 न्यूटन की फोर्स है इस डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन कितना होता है 40 बट्टे का 10, टोटल वेट 10 है, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 कौड़ी का क्वेश्चन बन गया। लास्ट टाइम अभी पिछली बार हमने किया था तो हमें 4 इक्वेशन लिखी थी, या फिर चलो वाई वाली भी कैंसिल कर देते, 2 इक्वेशन लिखी थी, फिर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल थे N1 और A, उसके लिए सॉल्व किया था, फिर फाइनली जाके आपके एक ही वैल्यू आई थी। 3 स्टेप थे, 4 स्टेप थे बल्कि, 2 इक्वेशन लिखना 2 स्टेप, उन्हें कंबाइन करके N1 और A निकालना 2 स्टेप, तो टोटल 4 स्टेप थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आपके स्टेप कितने हो गए, बेसिकली आपने सब कुछ हटा दिया तो बस एक स्टेप हो गया। आपने एक इक्वेशन लिखी 100 माइनस का 60 इक्वल्स टू 10 इंटू A, तो आपको वहां से A आ गया, एक स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देख रहे हो क्वेश्चन, लाइक ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, तो आपको शायद इतना एकदम से लगे कि इतनी सिंपली कैसे सॉल्व हो गया, लेकिन जो टफ क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पे बेसिकली हमने 4 स्टेप का एक या फिर 2 स्टेप कर दिए, तो वो इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इंटरनल फोर्सेज, एक वेरिएबल गायब कर दिया ना, N1 एक वेरिएबल था, N1 हम यहाँ पे इंटरनल फोर्स होंगे, तो वो वेरिएबल अब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से हमारा सीधा सीधा हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया। ओके, कुछ समझ में आया क्या कहा मैंने। तो सबसे पहले सिस्टम कैसे लेते हैं कि अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 2 बॉडीज के बीच में 0 है, तो आप उन दोनों बॉडीज को कंबाइन करके एक सिस्टम मान सकते हो। ओके, जब आप मान लोगे उस एक सिस्टम को, तो जो उसमें इंटरनल फोर्सेस है उसे आप इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो ये बेसिकली इग्नोर हो भी जाएंगे, आप देख ही सकते हो कि N1 एक ऐसे लगेगी, एक N1 ऐसे लगेगी, तो लाइक वो आपस में बॉडी के अंदर ही कैंसिल आउट कर रहे हैं। उसकी वजह से होल सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किसकी वजह से पड़ा है, जो एक्सटर्नल फोर्सेस 60 न्यूटन की लग रही है। तो अगर आप दिमाग से सोचोगे कि जो N1 की वजह से ना, उसकी वजह से एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन किन की वजह से हो रहा है, 100 और 60 न्यूटन वाली फोर्सेस की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है असल में इन दोनों बॉडीज का। ओके तो ये आपका था कि हाउ हम ये निकालते हैं। अब एक और अभी ये सिंपल सा एक थोड़ा सा इससे ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं, एक लेवल आगे बढ़ाते हैं, उसमें मैं दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाता है बेसिकली। तो ये 4 ब्लॉक रखे हुए हैं, 3 kg का, 2 kg का, 1 kg का, 4 kg का। इधर की साइड एक फोर्स लग रही है 3 वाले पे 200 न्यूटन की, और इस 4 वाले पे फोर्स लग रही है 50 न्यूटन की। ओके, एंड अगेन आपको अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक्सेलरेशन निकालनी है और नॉर्मल फोर्सेज निकालने हैं बिटवीन दी बॉक्सेस। तो ये क्वेश्चन था। तो अगर आप इसे नॉर्मल तरीके से करोगे तो आप 3 वाले का FVD बनाओगे कि 200 माइनस का, ये अगर 1 वाली सरफेस है, ये 2 वाली सरफेस है, ये 3 वाली, ये नंबरिंग दे देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है और ये 3। और ये तो समझ में आ रहा है ना कि एक्सेलरेशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन होगी, तो मैं वाई डायरेक्शन की इक्वेशंस नहीं लिखूंगा। बेसिकली वाई डायरेक्शन की नॉर्मल कोई पूछेगा भी नहीं आपसे एटलीस्ट इस क्वेश्चन में, और नॉर्मल इसको से वेट के इक्वल हो जाएगी। तो इसके लिए जो नॉर्मल ऊपर की साइड लगेगी वो 30 लगेगी, इसके लिए 20 लगेगी, इसके लिए 10 लगेगी, इसके लिए 40 लगेगी। समझा ना, वाई डायरेक्शन कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, तो आप इसको टू डाउन हमें पता ही है वेट है 30, 20, 10, 40, और अब कितना है नॉर्मल है हर एक कॉन्टैक्ट सरफेस जो कि ग्राउंड के साथ कर रहा है। तो उस वाई डायरेक्शन को इसलिए मैं कंसिडर नहीं कर रहा, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ। तो और एक्स डायरेक्शन में मेरी एक्सेलरेशन कुछ ए इधर की साइड मैंने एज्यूम कर ली है, जो कि मुझे दिख भी रहा है, होगी भी, लेकिन चलो एज्यूम कर लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली क्या करना है, 1, 2, 3, जो ये 3 और 2 के बीच में कॉन्टैक्ट सरफेस है, 2 और 1 के बीच में कॉन्टैक्ट सरफेस है, 1 और 4 के बीच में एक कॉन्टैक्ट सरफेस है, इनका नाम मैंने 1, 2, 3 दे दिया। तो इनके बीच की जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसका नॉर्मल निकालना है और टोटल एक्सेलरेशन निकालनी है, सारे ब्लॉक्स टोटल किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे। तो एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे करोगे 200 माइनस का N1 इसको 3 टाइम्स एक्सेलरेशन। ओके, फिर आप इस 2 वाले पे लगाओगे N1 माइनस का N2 इसको 2 टाइम्स एक्सेलरेशन, फिर 1 वाले पे लगाओगे N2 माइनस का N3 इसको 1 टाइम्स एक्सेलरेशन MA, है ना। और फिर 4 वाले पे लगाओगे N3 माइनस का 50 इसको 4 टाइम्स एक्सेलरेशन। ऐसे 4 इक्वेशन बना के लिख भी देता हूँ, चलो ऐसे करेंगे नहीं, मैं बस लिख रहा हूँ। इसको 3 इंटू ए, एक ये बनेगी, एक क्या बनेगी 2 वाले के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो N1 माइनस का N2 इसको 2 इंटू ए, 1 वाले के लिए बात करता हूँ तो N2 माइनस का N3 इसको 1 इंटू ए, 4 वाले के लिए बात करता हूँ N3 माइनस का 50 इसको 4 इंटू ए।
मैंने FVD बनाया बिना इक्वेशन लिखी, लेकिन अब तो इतना तो क्लियर हो गया ना। 3 का FVD बनाओगे 200 इधर की साइड लग रही है और N1 इधर की साइड लग रही है, 200 माइनस का N1। सेम 2 का बनाओगे तो N1 इधर लग रही है, N2 इधर लग रही है। 3 का बनाओगे 1 का बनाओगे तो N2 इधर लग रही है, N3 इधर लग रही है। इसका बनाओगे तो N3 इधर लग रही है, 50 इधर लग रही है। तो ये हो गया। तो फिर आप यहाँ से आप कुछ निकालने की कोशिश करते, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी पड़ता है सॉल्व करते इक्वेशंस को, मतलब हो तो जाता है यहाँ से भी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, लेकिन हार्ड पड़ता है बेसिकली। अगर आप चारों को ऐड कर दोगे तो मेरे ख्याल से इस N1 से ये N1 कट जाएगा, N2 से N2 कट जाएगा, N3 से N3 कट जाएगा और आपका फिर आंसर एक्सप्रेशन वहाँ से निकल जाती। तो ऐसे आप कर सकते थे, लेकिन ये तरीका क्या है, नॉर्मल तरीका है, थोड़ा लेंदी तरीका है, थोड़ा हार्ड तरीका है। अब हम इजी तरीके से करते हैं। अगर इजी तरीके में मैंने क्या कहा कि सिस्टम कंसीडर करके, तो ये 3 2 1 4 ये नहीं है, बल्कि क्या है, सिंपल एक पूरा बड़ा सा ब्लॉक है जिसका मास कितना है 3 2 5 1 6 और 4 10 kg मास है। इस पे 50 न्यूटन ऐसे फोर्स लग रही है, 200 न्यूटन ऐसे फोर्स लग रही है और इसकी एक्सलेशन इधर की साइड है। इंटरनल फोर्सेज सब जीरो हैं, मतलब इंटरनल फोर्सेज जीरो नहीं है, इंटरनल फोर्सेज को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये N1 N2 N3 था, उसे सब मैं इग्नोर कर सकता हूँ। इसको इस क्वेश्चन को मैं इस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकता हूँ विद द बेसिस ऑफ 2 कंडीशन पे सिस्टम मान के। और सिस्टम कैसे मान सकता हूँ कि इन सबका जो रिलेटिव एक्सलेशन है वो जीरो है, मतलब सेम एक्सलेशन से सब मूव कर रहे हैं, जो कि A है। तो बस यहाँ से आपको बेसिकली A आ गया। A कितना आ गया 200 माइनस का 50 बटे का 10 फोर्स डिवाइडेड बाई मास, राइट। तो 200 में से 50 गया, 150, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलेशन आ गया। और अगर आपसे अब नॉर्मल फोर्सेस से पूछते तो सिंपल है, एक्सलेशन इधर डाल दो, आपके पास सबकी वैल्यू आ जाएगी। 15 डालोगे तो कितना आएगा, 15 से जब 45, तो यहाँ से आपकी N1 की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 200 माइनस 45 155 न्यूटन। यहाँ पे करोगे तो 15 दूनी 30 30 और चला गया, तो N2 कितना आ जाएगा बेसिकली आपका 125 न्यूटन। यहाँ पे करोगे तो N2 माइनस का N3 इसको 15, तो 15 इधर गया, N3 इधर आया, तो N3 आपका आ गया 110 न्यूटन। 110 माइनस का 50 इसको यही 60। तो N1 N2 N3 निकालने थे बेसिकली आपको, तो वो भी निकल गए। तो समझ में आया, भावना समझ में आ गई बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिस्टम लेके क्वेश्चन एक्सलेशन निकालना बहुत सिंपल हो जाता है। एटलीस्ट नॉर्मल निकालने के लिए ठीक है आपको इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी और लगाना पड़ेगा, लेकिन एक्सलेशन बहुत आराम से निकल जाता है। तो हम ऐसे सिस्टम ले सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगेन तो ये एक ट्रिक है क्वेश्चन सॉल्व करने की, बहुत कॉमन ट्रिक है, ये नहीं कह रहा कुछ बहुत अलग से चीज़ बता दी, बहुत बच्चे करेंगे, कॉमन चीज़ है, लेकिन पहली बार बताइए तो इम्पॉर्टेंट है। कंडीशंस याद रखना। ट्रिक के साथ क्या इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे थ्योरी भूल जाते हैं कि क्यों लगा पा रहे हैं ट्रिक को, और फिर वो ट्रिक यूज़ करने लगते हैं, वो ट्रिक ही उनकी थ्योरी बन जाती है और गड़बड़ हो जाती है। ट्रिक्स हमारी निकली हैं क्योंकि वो क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए होती हैं, वो किसी थ्योरी से निकली हैं। क्यों? क्योंकि पैटर्न देखा हमने कि अच्छा इस क्वेश्चन में भी ऐसे हो गया, इस क्वेश्चन में भी ऐसे हो गया, इस क्वेश्चन में भी ऐसे हो गया, तो हमने उन सारी पैटर्न्स को कंबाइन करके एक ट्रिक बना दी। अब वो ट्रिक सिर्फ इन पैटर्न्स में लगती है, लेकिन ये बात याद रखनी होनी चाहिए। अब वो ट्रिक कहीं और लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इस ट्रिक का पैटर्न क्या था कि बेसिकली एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो थी। तो सिस्टम हम जब भी कंसीडर कर सकते हैं जब रिलेटिव एक्सेलरेशन हमारी जीरो, मतलब उन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन ना हो। ओके, एक और ट्रिक सिखाता हूँ, वो भी बड़ी मज़ेदार ट्रिक है, उससे भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है। कॉमन सेंस वाली ट्रिक है, कुछ नई नहीं है लेकिन मज़ेदार है। सबसे पहले नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारा कि एक ये हमारा सिस्टम दे रखा है और फ्रिक्शन लेस है सब कुछ, मामला फ्रिक्शन नहीं है क्वेश्चन में, फ्रिक्शन लेस है ऑफकोर्स, और ये फिक्स्ड है, ये जो वेज टाइप है। तो ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, तो और ये पुली है बेसिकली, ये क्या है? पुली है। तो ये आपको दिख रहा है ए का वेट ज़्यादा है, ए और ये एंगल 30 डिग्री, ये 53 डिग्री, और ये बी का वेट है। तो लाइक ये कहीं क्या कर रहा होगा, पुली मूव कर रहा होगा, या तो ये नीचे आ रहा होगा या फिर ए ब्लॉक नीचे आ रहा होगा। इन दोनों में से एक साइड हो रहा होगा, या तो ऐसा होगा कि ए ब्लॉक नीचे आ रहा है, बी ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा होगा हमारा सिस्टम, या फिर ऐसे मूव कर रहा होगा कि बी ब्लॉक नीचे जा रहा है और ए ब्लॉक ऊपर आ रहा है। तो ऐसा कुछ होगा। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बेसिकली एक्सेलरेशन निकालनी है कि कितनी एक्सेलरेशन से ए या फिर बी मूव कर रहे हैं, और क्या निकालना है बेसिकली टेंशन वगैरह निकालना है स्ट्रिंग में, ये सब कुछ निकालना है। तो पहले नॉर्मल तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो मैं ए का FVD बनाता हूँ। ए का FVD बनाते हैं। इधर की साइड टेंशन फोर्स लग रही है, कॉमन बात है। इधर की साइड फोर्स लगेगी mg sin थीटा,
नीचे की साइड फोर्स लगेगी mg cos थीटा और ऊपर की साइड लगेगी नॉर्मल। ये मतलब नीचे की साइड mg लगती, मैंने उसे रिजॉल्व कर दिया, साथ के साथ ही mg sin थीटा और mg cos थीटा साथ के साथ ही कर दिया। ओके, और एज्यूम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं एक्सेलरेशन ऐसे मान लेता हूँ, ऐसे मान लेते हैं एक्सेलरेशन, या फिर ऐसे नहीं तो ये मुझे देखने दो, ऐसे हो गया, ऐसे मान लेते हैं। मैं सही डायरेक्शन में मानना एज्यूम करता हूँ, तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि ऐसे होगी नीचे की साइड, तो मैं नीचे की साइड ही मानता हूँ। तो ऐसे कर लेते हैं, तो एक्सेलरेशन हम ये वाली डायरेक्शन में मान लेते हैं, ऐसे एक्सेलरेशन होगी। तो अगेन वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसमें तो सिंपल नॉर्मल इसको mg cos थीटा आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन को लिखते हैं, तो t माइनस का mg sin थीटा माइनस t इक्वल्स टू m टाइम्स a, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या बनी, ए ब्लॉक के लिए बनी। बी ब्लॉक की बात करते हैं, अगेन बी ब्लॉक का एफवीडी बनाते हैं। अगर बी ब्लॉक की बात करते हैं तो अगेन इस पर टी होगी, इधर की साइड कुछ mg sin थीटा डैश होगा, m डैश sin थीटा डैश, इधर m डैश g cos थीटा डैश और ऊपर नॉर्मल। ये बी का एफवीडी बना, जल्दी से बनाओ थोड़ा। तो ये बेसिकली ये 53 डिग्री है, 30 डिग्री, तो मैंने थीटा और थीटा डैश मान लिया, और ये 100 या 50 है तो मैंने m और m डैश कर लिया। अभी मैंने सिंबल्स में लिखा है, जब वैल्यू लिखूंगा तो कर देंगे। एक्सेलरेशन क्या होगी इसकी, ऐसे होगी। अगर मैंने ए की, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैंने ए की एक्सेलरेशन ऐसे मानी है कि ए नीचे जा रहा है, तो बी की मतलब ए की तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। एक ब्लॉक की आप एज्यूम कर सकते हो, तो मैंने एज्यूम करिए कि ए नीचे आ रहा है। उसके बाद बी लाइक ऑब्वियस सी बात है, अगर ए नीचे आ रहा है तो बी ऊपर ही जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग की लेंथ है ओवरऑल वो तो लंबी और छोटी होनी ही नहीं है, इक्वल रहनी है। तो अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, तो ये ऑफकोर्स 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी जो एक्सप्रेशन है ऊपर की साइड ए है, तो आप ये कर सकते हो। एक्स डायरेक्शन में तो मैं लगाऊंगा नहीं, इसमें लगाता हूँ। तो टी माइनस का mg साइन थीटा डैश इक्वल्स टू m डैश है। ये आपकी दो इक्वेशन बन गई। अगर मैं वैल्यू रखना स्टार्ट करता हूँ तो m a के लिए कितना था 100, तो 100 kg इंटू मैं ये रखता हूँ तो 100 g का g रहने देता है, साइन थीटा 30 है, साइन 30 तो ये हाफ हो जाता है, माइनस टी इक्वल्स टू m कितना है 100 टाइम्स a, तो ये 50g, तो 50g माइनस टी इक्वल्स टू 100 a। एक इक्वेशन तो ये बनी, इसे सॉल्व करके इसे सॉल्व करूँगा तो ये बनेगी t माइनस का m डैश कितना है 50 बेसिकली, तो 50g साइन थीटा डैश, तो बोले तो साइन 53, तो 50g इंटू साइन 53, साइन 53 कितना 4/5 राइट। आपको पता नहीं याद है वैल्यू, नहीं याद, मुझे याद है 50 टाइम्स a। मैंने 37 और 53 डिग्री की आपको वैल्यूज़ बताई थी। ट्राइंगल बनता है बेसिकली 3 4 5 का, 3 एक होती है, 3 हाइट होती है, 4 बेस होता है, 5 हाइपोटेनियस होती है। तो जो एंगल होता है बेस से और हाइपोटेनियस के बीच में 37 डिग्री होता है। तो साइन 37 3/5 होता है, तो साइन 53 कितना होगा 4/5 होगा, साइन 45 53 4/5 होता है। तो ये 5 से काटोगे 10, तो ये 40g बनेगा। तो t माइनस का 40g इक्वल्स टू 50 टाइम्स a। दूसरी इक्वेशन बन गई, दोनों को ऐड कर दो, t से t कट जाएगा, 50g माइनस 40g 10g हो जाएगा, इक्वल्स टू 100a प्लस 50 है तो 150a, तो 10g इक्वल्स टू 150a, तो a इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 150, 52 जा 53 जा तो 0.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेसिकली आपका एक्सेलरेशन आ गया 2/3 या फिर 0.67, और इसे आप कहीं पर भी डालोगे किसी भी क्वेश्चन में तो टी आ जाएगा। तो ये आपको क्या था, नॉर्मल तरीके से आपने एक बेसिक क्वेश्चन किया, जिसमें आपको ये क्वेश्चन था कि मतलब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, पुलिस का, वेज का बिल्कुल बेसिक टाइप क्वेश्चन है। एंगल पता है, वेट पता है, एक्सेलरेशन निकालनी है, टेंशन निकालनी है, तो ये लाइक वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन है जो कि हम डायनामिक्स में सॉल्व करते हैं। तो ये हमने अभी जो तरीका यूज़ किया है इसमें कुछ हमने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया ना, बेसिकली जो मैंने आपको स्टेप बताए थे वो स्टेप लगाए। एफवीडी बनाओ, एक्सेलरेशन बॉडी डायग्राम बनाओ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बेसिकली एफ नेट 0 कर दो, जो वाई डायरेक्शन जिस अलॉन्ग द एक्सेलरेशन वाली जो डायरेक्शन है उसके अलॉन्ग इक्वेशन लगाओ, एफ इक्वल्स टू एम ए वाली, एफ इक्वल्स टू एम ए वाली इक्वेशन लगाई बेसिकली, और सॉल्व करा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल टी और ए में सॉल्व कर लिया, एक्सेलरेशन निकल गई। कुछ इसमें हमने कुछ फारसी नहीं लगाई, कुछ ट्रिक नहीं लगाई, बिल्कुल बेसिक स्टेप से सॉल्व किया। कि आपको अगर लग भी रहा होगा कुछ ये हार्ड से या फिर ट्रिकी से पहली बार देखने में, तो अगर प्यार से सोचोगे तो लगेगा कि
ABCD तो लिखी है, बिल्कुल बेसिक स्टेप ही तो यूज़ किए हैं, कुछ नया कोई क्या FVD बनाना आपको आता है, एक्सेलरेशन कैसे एज्यूम करते हैं मैंने आपको सिखा दिया, इक्वेशन लिखनी कैसे आती है वो आपको आती है। जब इक्वेशन लिखी गई फिर सॉल्व करना तो लाइक बचपन से ही आता है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली, तो सॉल्व कर लिया, कुछ अलग कोई किया। तो ये आपका था बेसिक तरीके से क्वेश्चन। अब हम नई आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ और ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ट्रिक क्या है, ट्रिक है अगर यही क्वेश्चन होता है, इस पर मैं इस बार में वेट नहीं ले रहा, बेसिकली सिंपल ऐसे बना रहा हूँ। ये कुछ थीटा मान लो, ये कुछ अल्फ़ा मान लेते हैं, ठीक है, ये कुछ M1 मान लेते हैं, ये पुली मान लेते हैं, पुली से कनेक्ट हो रहा है, ये कुछ M2 मान लेते हैं, M2 मान लेते हैं। इस एक्सेलरेशन कुछ ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ये आपका क्वेश्चन है बेसिकली, राइट। कुछ एंगल है, कुछ वेट है, और ये पुली से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग जो है पुली के ओवर जा रही है, स्ट्रिंग से दोनों M1 और M2 ब्लॉक कनेक्टेड है, और आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। ओके, तो एक तरीके से एक्सेलरेशन कैसे निकल सकती है, मतलब एक तो हमने लास्ट टाइम में जैसे कहा 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करो ऐसे, एक और तरीका है, वहाँ पे हम बात करते हैं ड्राइविंग फोर्स की। ड्राइविंग फोर्स वो फोर्स होती है बेसिकली जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हो रही होती है, मतलब एक फोर्स होती है जो कि आप क्वेश्चन में देखोगे, जिसकी वजह से आपको दिख रहा होगा कि यही है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हो रही है ना, तो वो होती है ड्राइविंग फोर्स एक तरीके से। तो क्या होता है कि एक्सेलरेशन आपको निकालनी होती है, तो वो ये होती है कि ड्राइविंग फोर्स DF से अगर मैं करता हूँ इक्वल्स टू M टोटल, जिस वेट को वो ड्राइव कर रही है फोर्स, उस पूरे वेट का टोटल वेट टाइम्स एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से वो ड्राइविंग फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट हो रहा है। ये F इक्वल्स टू MA लगाया है, बस डिफरेंस क्या है कि फोर्स की जगह मैंने ड्राइविंग फोर्स कर दिया और मास की जगह मैंने टोटल मास कर दिया, तो ये डिफरेंस है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे, ये वाले क्वेश्चन में देखोगे, तो मुझे दिख रहा है कि एक्सेलरेशन ऐसे हो रही है, लाइक है ना, मैंने एज्यूम करा एक्सेलरेशन ऐसे हो रही है, तो आपको दिख रहा है ये एक्सेलरेशन ऐसे हो रही है और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है। ओके, तो क्या चीज़ ड्राइव हो रही है, M1 नीचे की साइड और M2 ऊपर की साइड, ये 2 चीज़ ड्राइव हो रही है। तो जो ये M टोटल है M1 प्लस M2 आ जाएगा, M1 प्लस M2 आ जाएगा, इनटू एक्सेलरेशन रहेगा। और ड्राइविंग फोर्स, कौन सी फोर्स ड्राइव कर रही है, तो इधर की साइड कितनी है M1G साइन थीटा, नीचे की साइड M1G साइन थीटा जो कि इस M1 को एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में पुल कर रही है, और इस M2G साइन थीटा इधर की साइड है जो कि अपोज कर रही है, M2G साइन अल्फा कर लेते हैं, सॉरी M2G साइन अल्फा क्या कर रही है, अपोज कर रही है, यही तो फोर्स है M2G साइन अल्फा वाली जो कि इस एक्सेलरेशन को अपोज कर रही है बेसिकली। तो ड्राइविंग फोर्स कितनी है आपकी यहाँ पे, तो ऐसे कर सकता हूँ M1G साइन थीटा माइनस M2G साइन अल्फा इक्वल्स टू M1 प्लस M2 टाइम्स A। तो आपकी एक्सेलरेशन सीधी सीधी निकल रही है ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास, ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास, तो वो आती है ड्राइविंग फोर्स है आपकी M1G साइन थीटा माइनस M2G साइन अल्फा डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। M1 प्लस M2, तो ये हमारा ऐसे एक्सेलरेशन निकलती है बेसिकली। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही करा था, वो इक्वेशन से आई थी। तो इस क्वेश्चन में तो बेसिकली जो बीच वाली इंटरनल फोर्सेज हैं, तो ये और ये सिस्टम कंबाइन, सिस्टम वाला जो कॉन्सेप्ट सिखाया था और ये वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था, ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, तो ये बेसिकली दोनों कंबाइन करके हमारे से प्रॉब्लम्स थोड़ी जल्दी सॉल्व होती है। एक्सेलरेशन एक्सेलरेट बहुत जल्दी निकलनी है, तो सिस्टम वाली फोर्सेज में भी हम क्या करते हैं, बेसिकली इंटरनल फोर्सेज को हटा देते हैं, और तो वहाँ से हमारा टोटल मास आ जाता है, एक तरीके से पूरे सिस्टम मान लें तो टोटल मास हो जाता है। और वो जो 100 माइनस 60 जो लास्ट क्वेश्चन में जैसे किया था, तो वहाँ पे क्या बचता है, लाइक 40 न्यूटन, तो जो भी बचा था, तो ड्राइविंग फोर्स एक तरीके से बचती है। या फिर ऐसे भी, मतलब यहाँ पे आप देखोगे ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ टोटल इनटू एक्सेलरेशन, तो आपको लाइक फीलिंग आनी चाहिए, ड्राइविंग फोर्स की फीलिंग आनी चाहिए कि कौन सी फोर्स है जो कि इस मोशन को ड्राइव कर रही है, बेसिकली कौन ताकत लगा रहा है। तो mg cos थीटा की वजह से कुछ नहीं हो रहा, राइट, मतलब इस एक्सेलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, जो मेन ड्राइविंग फोर्स है वो M1G साइन थीटा है, और इसका अपोज कौन कर रहा है, टेंशन वगैरह अपोज नहीं कर रही, टेंशन तो इधर भी है, तो मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये M2G साइन अल्फा अपोज कर रहा है। तो जो मतलब खींचतानी हो रही है, ये M1G साइन थीटा से नीचे आना चाह रहा है, और वो M2G साइन थीटा अल्फा से नीचे आना चाह रहा है। हमने एक को विनर मान लिया, तो हम कह रहे हैं अच्छा ये नीचे आ पा रहा है, तो इसकी वजह से ये नीचे आ पा रहा है, इसकी वजह से ये रुक रहा है, तो ये माइनस ये करा हम बेसिकली इसको, और टोटल मास जिस मास को ड्राइव कर रही है M1 प्लस M2 दोनों है ना, कंबाइंड मास ड्राइव हो रहा है सेम एक्सेलरेशन से,
इज टू ए इंटू ए। तो ये कॉन्सेप्ट सिंपल भी है और मतलब कई बार हो सकता है आपको एकदम से क्लिक ना करे, लेकिन मैं आपको बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको बाद में क्लिक करने लगेगा, अगर अभी पहली बार में क्लिक नहीं भी कर रहा तो, क्योंकि मैं बहुत जगह लगाने वाला हूँ ये कॉन्सेप्ट। लाइक क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैं बार बार एक्सप्रेशन यहाँ पे निकालना होता है ना, वहाँ पे इक्वेशन लगा के सॉल्व करने में तरीका वो सबसे बेस्ट है इक्वेशन लगा के सॉल्व करने में, लेकिन जब हमें जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है बेसिकली एक्सप्रेशन निकालना होता है तो ये अच्छा है तरीका, जल्दी हो जाएगा उससे बेसिकली क्वेश्चन, क्योंकि टाइमिंग मैटर्स करते हैं ना जेईई के एग्जाम में। लेकिन वो तरीका भी आपको आना चाहिए। सारी ट्रिक्स जब होती हैं जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये मैं हमेशा कहता हूँ। ट्रिक्स यूज करने की गलत बात नहीं है, लेकिन बिना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करे ट्रिक यूज करने की गलत बात है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, उसके बाद अगर आप ट्रिक से सॉल्व करोगे, टाइम बच रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को भाड़ में पहुंचा देते हैं और फिर कहते हैं मैं तो ट्रिक्स से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ बस। तो वो ट्रिक्स जब तक ही लगती हैं जब तक उनके क्वेश्चन अच्छे चल रहे होते हैं। जिस भी क्वेश्चन में अटकेंगे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और गलत जगह ट्रिक लगा देंगे गलत हो जाएगा वगैरह वगैरह। खैर, तो ये हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ड्राइविंग फोर्स वाला। तो ये अगर पहली बार बताया है, नया कॉन्सेप्ट है एक तरीके से, सिस्टम वाला भी नया है। अभी आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर्स में तो सिस्टम और ड्राइविंग फोर्स आते रहेंगे, हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लगते रहेंगे। मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता रहूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं। ये पहला था जहाँ पे आपको मैंने सिखाया। ओके, एक और यहाँ चलो एक और कर लो जल्दी से ड्राइविंग फोर्स का ही, मतलब ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था, इस बार ड्राइविंग फोर्स से करवा देता हूँ। ये पुली थी बेसिकली, तो ये M1 मास था और ये M2 मास था, राइट। तो कुछ एक्सलेशन अगर मैं नीचे मान लेता हूँ, इधर की साइड एक्सलेशन हो रही है, तो ड्राइविंग फोर्स क्या है, M2G माइनस M1G। M2G की वजह से ये नीचे आ रहा है और M1G इधर लग रही है जो कि ये नीचे आने को रोक रहा है, राइट। ये एक्सलेशन ऐसे हो रही है, इसमें एक्सलेशन ऐसे हो रही है ना, तो इस एक्सलेशन को सपोर्ट कौन कर रहा है, M2G सपोर्ट कर रहा है। और इस एक्सलेशन को सपोर्ट करना चाहिए M1G को, लेकिन नहीं कर रहा, अपोज कर रहा है M1G एक्सलेशन के नेगेटिव अलग डायरेक्शन में, तो माइनस M1G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 टोटल मास जो कि उसको जो फोर्स को ड्राइव कर रही है। तो हमारा एक्सलेशन सीधा सीधा ही आ जाता M2 माइनस M1G प्लस M1 प्लस M2। तो ये हमारा सीधा सीधा आंसर आ सकता था कल वाले क्वेश्चन में, जो हमने कैसे सॉल्व किया था, टेंशन और एक्सलेशन लेके सॉल्व किया था। और एक बार एक्सलेशन आ जाता है फिर तो आप टेंशन निकाल ही सकते हो बेसिकली, किसी भी एक जगह लगा दो T माइनस का M1G इसको M1 है, वहाँ पे A आपको पता है तो T निकल जाएगा। लेकिन एक्सलेशन निकालने के लिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ड्राइविंग फोर्स का बड़ा सिंपल होता है, देखो कितने आराम से निकल गया, M2G माइनस M1G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। एक और क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ जल्दी से करके। उनका क्वेश्चन है, इसे ऐसे मानो, इसे ऐसे मानो, ये आपका कुछ M1 ब्लॉक है, ये पुली से जा रहा है, ये कुछ M2 मास है और ये जो एंगल है वो कुछ थीटा है, ठीक है। तो इसकी एक्सलेशन कुछ ऐसे होगी, ऑफकोर्स दिख रहा है, फ्रिक्शन कुछ है नहीं। तो ड्राइविंग फोर्स कितनी है, M2G साइन थीटा, इधर की डायरेक्शन में जो फोर्स है M2G साइन थीटा, जिसकी वजह से वो खींच रहा है। रोकने वाली से कोई फोर्स है, कहीं मुझे रोकने वाली दिख नहीं रही है ना, तो M2G साइन थीटा रह गया। तो सिर्फ जो ड्राइविंग फोर्स है सिर्फ M2G साइन थीटा है। ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स कह सकते हो अगर फॉर्मूले में ऐसे लिखना चाहो, अपोजिंग फोर्स कुछ है नहीं तो ये सिर्फ ड्राइविंग फोर्स बचेगी, डिवाइडेड बाय टोटल मास जो कि इस फोर्स की वजह से खींच रहा है। सिर्फ M2 ही नहीं खींच रहा, M1 भी खींच रहा है, तो M1 प्लस M2 एक्सलेशन आ गया सीधा सीधा। क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, एक्सलेशन निकालना तो कितना सिंपल हो गया, ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। अगेन जब टोटल मास कहता हूँ इसका मतलब है जो कि उस ड्राइविंग फोर्स जिस मास को पुल कर रही है एक्सलेशन से वो। तो ये जो एक्सलेशन है A इधर भी है और इस M1 वाले का भी तो A इधर होगा एक्सलेशन ऑफ कोर्स। तो ये क्यों A से ये क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि ये रस्सी खींच रही है। रस्सी कौन खींच रहा है, ये M2G वाले तो खींच रहे हैं, M2 वाले तो खींच रहा है, क्यों, क्योंकि इस पे कुछ ग्रेविटी लग रही है और ग्रेविटी का कुछ कंपोनेंट है M2G साइन थीटा। तो बेसिकली M2G साइन थीटा है जो कि ये जो मोशन हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, M2G साइन थीटा वाली फोर्स की वजह से। और मोशन किसकी वजह से हो रहा है, M1 और M2 के वजह से, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 टोटल मास। एक्सलेशन आ गई, ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। एक और फाइनली, ताकि एक बार और आपको आ जाए, तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे एक ब्लॉक है M1 पुली, M2 पुली, M3, ठीक है। और ये थीटा है और एक्सलेशन कुछ ऐसे हो रहा है, नीचे की साइड मान लेते थे, तो ये एक्सलेशन ऐसे हो रहा होगा, ये ऐसे हो रहा होगा। सेम एक्सलेशन में सेम की मानते हो क्योंकि जो रस्सी की लेंथ है वो चेंज नहीं हो रही।
तो अगर ये अगर नीचे जैसे जा रहा होगा ये उतनी एक्सलेशन से जा रहा होगा, ये उतनी एक्सलेशन से ऊपर जा रहा होगा, सेम एक्सलेशन होगी तीनों के बीच में। तो अगेन तो इसमें अगर मुझे एक्सलेशन निकालनी है तो एक्सलेशन इसको से ड्राइविंग फोर्स, इस एक्सलेशन को ड्राइव कौन कर रहा है, ये m3g नीचे वाला m3g, ये वाली जो फोर्स है m3g, वेट ऑफ m3 वाली जो फोर्स है वो इस मोशन को ड्राइव कर रही है, माइनस अपोजिंग, कुछ अपोज कर रहा है, m2 तो कुछ अपोज नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन वगैरह पे कुछ है ही नहीं m2 पे, तो एक्स एक्सिस में m2 पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो कि अपोज करेगी मोशन पे। इधर चलोगे इस m1 पे है एक एक्सटर्नल फोर्स, ये वाली m1g sin थीटा जो कि अपोज कर रही है, डिवाइडेड बाय टोटल वेट जो कि इस एक्सलेशन से पुल हो रहा है, ड्राइविंग फोर्स जो पुल कर रही है m1 प्लस m2 प्लस m3, एक्सलेशन निकल गया। तो दिख रहा है कि क्वेश्चन सिंपल कैसे हो गया इस ट्रिक से, कि आपको आप एक्सलेशन एटलीस्ट और नॉर्मल तरीके से करोगे तो इतनी जल्दी तो नहीं निकाल सकते। टेंशन की बात तो मैं नहीं करता, टेंशन में तो ठीक है हमें फिर से इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, लेकिन एक्सलेशन तो आप लाइक अब चुटकियों में निकाल सकते हो, ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, एक्सलेशन निकल जाएगा। बस आपको ड्राइविंग फोर्स देखनी है कितनी है, और ये हर एक जगह जनरली लगता ही है, बेसिकली हर एक जगह आपको दिख भी रहा है, लग रहा है वही कंडीशंस कुछ कुछ ऐसी हैं कि सेम एक्सलेशन से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि जो रस्सी है वो लेंथ खींच नहीं रही तो सबकी सेम एक्सलेशन है, इसलिए ये कुछ कुछ हो भी रहा है। अगर कुछ और होता तो शायद गड़बड़ आ सकती थी, लेकिन बेसिकली नॉर्मल जगह हर एक जगह लगता है ये वाला कॉन्सेप्ट। जहाँ नहीं लगेगा वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब आपको पता चलेगा, अगर कहीं ऐसा होगा जहाँ नहीं लगा होगा, मेरे ख्याल से तो ये हर एक जगह लगता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया ड्राइविंग फोर्स के कॉन्सेप्ट पे। वेल डन। तो आज के बस इतना ही, चलो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आज मैंने बेसिकली आपको सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट या फिर ट्रिक सिखाई और ड्राइविंग फोर्स का कॉन्सेप्ट या फिर ट्रिक सिखाई, उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस करे। तो ये हमारा आज का ख़त्म करते हैं यहाँ पे। अगले लेक्चर में हम फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बातें करेंगे। फ्रिक्शन दोबारा से आने वाला है, और इस बार लाइक पिछली बार तो हमने जनरली कहाँ पे छोड़ दिया था, काइनेटिक फ्रिक्शन की इतनी बात नहीं की थी, स्टैटिक फ्रिक्शन पे छोड़ दिया था। इस बार काइनेटिक फ्रिक्शंस की भी बातें होंगी, क्योंकि बॉडी ऑफ कोर्स मोशन में होगी, क्योंकि एक्सलेशन होगा वगैरह वगैरह। ओके चलो बाय।